दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के 7वें भाग में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कहानी का 7वां भाग पढ़ना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ कहानी को आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से ना छूटे। खुशी रजत से मिलने को आतुर थी, लेकिन उसकी किस्मत उसे मिलने नहीं दे रही थी। गिरते पड़ते वो आखिर कंपनी के बाहर तो पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी और वो रजत से मिले बिना मरना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ऋषि के कहने पर कि रजत ने खुद को जख्मी कर लिया है, खुशी को दर्द का अनुभव होने लगा था और वो एक नज़र रजत को देखना चाहती थी। कंपनी के मेन दरवाजे पे कदम रखते ही खुशी ने देखा सामने से एक कार तेज़ी से उसकी ओर आ रही थी। खुशी कुछ देर पहले ही इतना सब कुछ सह कर आई थी, इस बार उसके पैरों ने भी उसका साथ नहीं दिया। खुशी वहीं खड़ी रह गई। जब कार उसके पास आई तो उसने आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक ओर खींच लिया। खुशी ने आंखें खोली तो सामने ऋषि गुस्से में उसे देख रहा था। खुशी ने एक नज़र ऋषि को देखा और अपना हाथ उससे छुड़ाकर बोली, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? ऋषि ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था ताकि तुम रजत से आखिरी बार मिल सको, इसलिए नहीं कि तुम अपने आप को चोट पहुँचा दो या फिर। ऋषि रुक गया तो खुशी बोल पड़ी, या फिर मर जाऊं ना, यही कहना चाहते हो ना? ऋषि ने खुशी को घूरा तो खुशी आगे बोली, तुम चिंता मत करो, रजत जी से मिले बिना मैं नहीं मरने वाली। ऋषि ने खुशी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब तुम रजत से नहीं मिल सकती, चलो यहाँ से। खुशी आंखों को फाड़ कर ऋषि को देखते हुए बोली, तुम छोड़ो मुझे। खुशी ने अपना हाथ रजत से छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। ऋषि उसे खींचकर थोड़ी दूर ले गया। तभी खुशी चिल्लाते हुए वहीं पास में खड़ी एक रेहड़ी पर से कुछ उठाया और ऋषि के हाथ पे दे मारा। खुशी ऐसा भी कर सकती है, ऋषि ने ये सोचा नहीं था। ऋषि के हाथ में दर्द होने के कारण उसने खुशी का हाथ छोड़ दिया, जिससे खुशी ऋषि की परवाह किए बिना वहाँ से चली गई। ऋषि ने अपने हाथ को पकड़कर खुशी को रोकना चाहा, लेकिन तब तक खुशी उससे दूर जा चुकी थी, इसीलिए ऋषि अब उसे रोक भी नहीं सकता था। वो वापस चला आया। खुशी दौड़ती हुई रजत के कैबिन की ओर बढ़ गई। उसके सिर से हल्का सा खून निकलकर सूख चुका था, हथेलियाँ छिलकर लाल हो चुकी थी, उसके बाल बिखरे पड़े थे और कपड़े भी थोड़े ख़राब हो गए थे। वहाँ जो भी खुशी को देखता वो हैरान से बस खुशी को देखता ही रह जाता, लेकिन खुशी किसी को ना देखकर बस भाग रही थी। आखिर में वो रजत के कैबिन के बाहर आकर रुक गई और बाहर से ही उसे देखने लगी। रजत अभी भी वहीं खड़ा था, उसके हाथ से खून बूंद बूंद टपक रहा था। जब खुशी ने उसे देखा तो वो दौड़कर उसके पास आई और रजत के कंधे को अपनी ओर घुमा कर बोली, आप अपने आप को समझते क्या हैं? जो आपके मन में आएगा वो करेंगे। आपका मन हुआ तो मुझसे शादी कर ली, आपका मन हुआ तो प्यार से बातें कर ली, आपका मन हुआ तो गुस्सा दिखा दिया, और अब आपका मन हुआ तो किसी ऐसी राह चल रहे इंसान से शादी करवा रहे हो मेरी, और आपका मन हुआ तो आपने अपने आप को चोट भी दे दी। रजत को खुशी का अपने आप होना, अपने पास होना बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। सपना ही तो था कि खुशी रजत के बोले बिना ही बोले जा रही थी और बिना रुके बोल रही थी। रजत कुछ नहीं बोला तो खुशी ने उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर कहा, देखो कितना खून बह चुका है। खुशी ने रजत को खींचा और सोफे पे बैठने के लिए कहा। रजत, जिसे अभी तक ये सब सपना लग रहा था, वो खुशी की बात मानकर चुपचाप वहाँ बैठ गया। खुशी ऑफिस के बिखरे सामान को देखते हुए टेबल के ड्रॉर में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। रजत की नज़र अभी भी खुशी पे ही थी। खुशी के बाल उसके माथे पे आ रहे थे, जिससे उसकी चोट ढकी हुई थी। वो रजत को दिखाई नहीं दी। खुशी ने जब फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ लिया तो वो रजत के हाथ को साफ करने लगी। तभी रजत उसे देखते हुए बोला, क्या तुम सच में मेरे पास हो खुशी, या फिर हमेशा की तरह ये मेरा सपना है? खुशी ने नज़र उठाकर रजत को देखा तो उसमें रजत के लिए प्यार और परवाह साफ दिखाई दे रही थी। रजत ने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा, काश ये सब असलियत में भी होता खुशी, लेकिन तुम तो। रजत के बोलने से पहले ही खुशी बोल पड़ी, मैं सच में आपके पास हूँ। सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए रजत जी। रजत अब हकीकत में आया तो उसे खुशी के सिर पे लगी चोट और हथेली दिखाई दी। हाथ पर खरोच दिखी, जिससे उसने जल्दी से कहा,
ये सब कैसे हुआ? क्या करके आई हो तुम? और 1 मिनट, कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं थी जो वहाँ हाईवे के बीच में बैठी थी? खुशी के हाथ रुक गए। उसने धीरे से कहा, वो मैं घबरा गई थी, समझ ही नहीं आया कि अब क्या करूं। इसीलिए रजत ने अपना हाथ खुशी के हाथों से खींच लिया, लेकिन तब तक खुशी ने उसके हाथ को साफ करके पट्टी कर दी थी। अब रजत ने डिटॉल लेकर खुशी के सिर पे लगी चोट को साफ करते हुए और उसे डांटते हुए बोला, तुम यहाँ आई क्यों हो? और मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी? मैं घर ही आ जाता। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी खुशी। सॉरी, तुम मुझे कभी समझ नहीं आओगी खुशी। खुशी रजत के चेहरे को देख रही थी और रजत खुशी की चोट को। तभी खुशी ने रजत के हाथ को रोक दिया तो रजत भी खुशी को हैरानी से देखने लगा, लेकिन तभी खुशी झट से रजत के गले लग गई और उसे कस कर पकड़ लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। रजत समझ नहीं पा रहा था ये खुशी को हुआ क्या है, इसलिए उसने भी खुशी के सिर पे हाथ रख कर कहा, खुशी तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो क्या? खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी खुशी धीरे से बोली, प्लीज़ चुप रहिए कुछ देर, प्लीज़ मुझे खुद से अलग मत कीजिए। रजत की आंखें खुल गई और उसने एकदम सांस लेकर खुशी को अपनी बाहों में कस लिया। खुशी रजत के पास पहुंच गई थी और रजत ने उसको संभाल भी लिया था। रजत ने खुशी को अपनी बाहों में कस लिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने एक झटके से खुशी को खुद से अलग कर दिया और बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो खुशी? कल तुम्हारी शादी है, तुम्हारे ऋषि को बुरा लग जाएगा। खुशी रजत के यूं बदलते बिहेवियर को देखकर हैरान रह गई और साथ ही रजत के कहे शब्द तुम्हारे ऋषि से उसका दिल टूट रहा था। खुशी ने रजत को समझाते हुए कहा, रजत तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थे, अब अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? रजत ने खुशी से नजरें चुरा कर कहा, देखो खुशी तुम चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि ऋषि को पता चले कि तुम यहाँ आई थी और वो कुछ भी गलत सोचे। तुम जाओ यहाँ से। खुशी का दिमाग सुन्न हो गया। उसने रजत के कंधे को धक्का देकर उसे दूर ढकेल कर खड़ी हो गई और बोली, मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। तुम कभी वो थे ही नहीं जो मुझे बताया गया है। तुम एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है या करवा सकता है, किसी की भी ज़िंदगी के साथ खेल सकता है और फिर उसे किसी और को सौंप देता है। रजत भी खड़ा हो चुका था। उसने खुशी की बाजू को पकड़कर कहा, और तुम अपने बारे में क्यों कुछ नहीं सोचती? तुमने क्या किया उस ऋषि के साथ? छी, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम ऐसी होगी। तुम्हारी चाची ने बिल्कुल सही कहा था तुम्हारे बारे में। मैं ही बेवकूफ़ था जो यकीन कर बैठा अपने आप पर। खैर, कल से तो तुम ऋषि के साथ रहोगी, इसीलिए मुझसे छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। खुशी की आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। वो कुछ कहने को हुई कि रजत ने उसकी एक भी ना सुनते हुए उसे कैबिन के बाहर कर दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। खुशी वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर तक वो रोती रही, फिर अपने आंसुओं को पोंछकर वहाँ से धीरे धीरे चलती हुई बाहर आ गई। ऑफिस के सभी लोगों के चेहरे खुशी पर ही थे, लेकिन खुशी ने किसी को भी पलकें उठाकर नहीं देखा। एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में उसके अतीत ने वापसी कर ली थी। उसने स्वीकार कर लिया था कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, इसीलिए जो हो रहा है उसे होने देना है, जैसे वो पहले किया करती थी। खुशी बाहर आ गई तो ऋषि दिखाई दिया, जो अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा मुस्कुरा रहा था। खुशी ने ऋषि पर से नज़रें हटाई और भारी कदमों से आगे बढ़ गई। तभी ऋषि उसके ठीक पास आकर खड़ा हो गया, जिससे खुशी के कदम रुक गए। ऋषि ने अपने हाथ से खुशी को गाड़ी में चलने का इशारा किया। खुशी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। ऋषि भी आकर बैठ गया और खुशी को वहाँ से ले गया। रजत ये सब अपने कैबिन से देख रहा था। उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और जाकर चुपचाप काम करने लगा। ऋषि ने ड्राइव करते हुए कहा, खुशी तुम बेवजह ही रजत की इतनी परवाह करती हो तो वो तुम्हारे बारे में सोचता तक नहीं है। अब देखो कैसे तुम्हें कैबिन से बाहर फेंक दिया। उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। लेकिन तुम चिंता मत करना खुशी, मैं रजत के जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा।
कभी तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। खुशी ने अचानक से अपना सिर उठाया और ऋषि को देखते हुए बोली, लेकिन मैं रजत से प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, लेकिन रजत के अलावा मैं किसी और के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। उसकी चोट लगने से दर्द मुझे होता है, उसका मूड ख़राब होने से मेरा मूड भी ठीक नहीं रहता है। वो दुखी तो है, वो दुखी तो मैं भी दुखी, और वो खुश तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। मेरा यकीन करो ऋषि, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकते हो। तुम्हें और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। ऋषि के हाथ स्टीयरिंग पे कस गए और उसने अचानक से ब्रेक लगा दी। सीट बेल्ट ना लगने की वजह से खुशी आगे की ओर गिरने वाली थी, लेकिन ऋषि ने अपने हाथ को आगे कर दिया, जिससे खुशी का सिर उसके हाथ से टकरा कर रह गया। खुशी पीछे ही हुई थी कि ऋषि ने उसके बाल पकड़कर खुशी के चेहरे को अपनी ओर करके कहा, ये जो कुछ देर पहले तुमने कहा ना कि तुम रजत सिंघानिया से प्यार करने लगी हो, ये आज की बात कभी मत कहना, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने सुन लिया है। तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार करना है, अपने ख्यालों में मुझे लाना है, मेरे और सिर्फ मेरे सपने देखने हैं, समझी? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। खुशी ऋषि के इस रूप को देखकर दंग रह गई। रजत क्या कम था जो ऋषि भी अपना रूप बदलने लगा था। खुशी ने आंखें बंद की तो आंसू उसके गालों पे आ गए। ऋषि ने जब खुशी के आंसू देखे तो उसने खुशी के बालों को छोड़ दिया और थोड़ा घबराते हुए बोला, सॉरी तुम्हें दर्द हो रहा है, माफ़ी दे देना, लेकिन आगे से रजत सिंघानिया से प्यार की बातें मत करना। उसकी बातें आते ही मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या कर जाता हूँ। खुशी ने कुछ नहीं कहा तो ऋषि ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे चलते हुए बोला, सीट बेल्ट लगा लो प्लीज़। खुशी ने चौंक कर ऋषि की ओर देखा तो ऋषि ने बड़े प्यार से पलक झपकाकर सीट बेल्ट लगाने के लिए इशारा किया। खुशी ना तो रजत को समझ पाई थी और ना ही ऋषि को। दोनों ने ही अपने अलग अलग रूप दिखाए थे। खुशी और ज़्यादा बखेड़ा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने सीट बेल्ट लगा ली और मुँह फेर कर बाहर की ओर देखने लगी। रात हो चुकी थी। खुशी अपने कमरे में अकेली बैठ कर के उस बारे में सोच रही थी, कल क्या सच में उसकी शादी ऋषि से हो जाएगी? क्या रजत उसे जाने देगा? खुशी फिर सोचती है, कोई लड़की ऐसे होटल के कमरे में मिले तो कोई भी मर्द हो वो उसे छोड़ ही देगा, फिर चाहे लड़की के हालात कुछ भी हों। सब पहले अपना दिखाते हैं। और रजत भी तो इस समाज में रहता है, उसे तो अपनी शान और शौकत से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर वो ये सब क्यों नहीं कर सकता? वो भी तो लोगों को क्या ही कहेगा। खुशी फिर मन ही मन बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो वैसे भी दर्द सहने की आदत है, शायद उससे ज़िंदगी भर ऐसे ही दर्द झेलने पड़ेंगे। खुशी ने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे, लेकिन रजत अभी तक नहीं आया था। खुशी ने खुद से कहा, अब वो यहाँ आकर भी क्या ही करेंगे, उसने तो फैसला पहले ही कर लिए हैं। तभी दरवाजे पे किसी के आने की आहट सुनाई दी। खुशी ने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे लगा कि ये ऋषि ही होगा जो उसे यहाँ परेशान करने आया होगा। लेकिन ये ऋषि नहीं, रजत था। जब रजत ने खुशी को जगे देखा तो वो ठीक उसके पास आकर बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? खुशी चाहती थी कि रजत को जवाब दे, लेकिन उसे पता था कि उसके जवाब से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो चुप ही रही, मानो उसने अपने होंठ सिल लिए हों। जब रजत को लगा कि खुशी कोई जवाब नहीं देगी तो उसने अपनी घड़ी को निकालते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ तुमने खाना खा लिया होगा। खुशी का जवाब नहीं आएगा, ये रजत को पता था, इसीलिए वो कपड़े चेंज करने चला गया। कपड़े चेंज करके वो बाहर आ गया और किचन की ओर बढ़ गया। तभी रोशनी वहाँ आई और नीचे सिर करके बोली, साहब, जॉली और गौरी अपने घर को रवाना हो गए थे। दोपहर में आप काम में बिजी थी, इसीलिए वो मिल नहीं पाए। आप कहें तो आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रोशनी ने जब साहब बोला तो रजत को अजीब लगा। उसने जल्दी से कहा, आप मुझे साहब कहकर क्यों बोल रही हैं? रोशनी कहती है, माफ़ करना साहब, लेकिन मैं जिसके घर में काम करती हूँ वो इंसान कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए उनकी सहूलियत के हिसाब से अपने आप को रखना पड़ता है।
रजत ने आंखें बंद कर ली, फिर लंबी सांस लेकर बोला, खुशी ने खाना खाया? रोशनी कहती है, नहीं, सुबह से अन्न का एक दाना उनके पेट में नहीं गया है। खाएं भी तो कैसे? जब ज़िंदगी उसे इतनी ठोकरें खिला रही है तो खाने की क्या ज़रूरत है? रजत जानता था कि रोशनी उसे जल्दी कट्टी क्यों सुना रही है, इसलिए उसने कहा, हम दोनों के लिए खाना प्लेट में दे दो, मैं लेकर जाता हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ उसी में सबकी भलाई है। आपको या किसी को भी समझा नहीं सकता मैं। रोशनी कहती है, देखिए साहब, आप किसी को समझा पाएँ या नहीं, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब खुशी की खुशी से है, जो उसे कभी नहीं मिल पाई। और अब आप भी रोशनी से अपनी और अब आप भी रोशनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वो बोलती तो शायद रो पड़ती। इसीलिए वो किचन में चली गई और कुछ देर में खाना लेकर वापस आ गई। रजत ने खाना लिया और जाने लगा। तभी रोशनी फिर बोली, साहब, अगर आपको खुशी पे भरोसा नहीं है तो आप रात को मैं और खुशी घर में अगर आपको खुशी पे भरोसा नहीं है तो आज रात को मैं और खुशी घर छोड़ कर चले जाएंगे, लेकिन उस लड़के ऋषि के साथ उसे मत बांधिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ। रजत ने रोशनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खाना लेकर चला गया। रजत कमरे में आया और खुशी के पास आकर खाना रख कर खुद भी बैठ गया। खुशी ने एक नज़र रजत को देखा, फिर वहाँ से जाने लगी, लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा दिया और खाने की ओर इशारा करके खाने के लिए कहा। खुशी ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया और फिर वहाँ से उठकर जाने लगी, तो रजत ने फिर से उसे वापस बिठाते हुए कहा, कुछ बोलोगी नहीं? खुशी ने धीरे से कहा, जहाँ बोलने पे कोई कुछ समझे ही नहीं तो वहाँ बोलना बेकार होता है। रजत कहता है, लेकिन आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ कुछ बोलो। खुशी ने उदास सी मुस्कान बिखेर कर कहा, आपका हुक्म भी सर आँखों पर ही होगा ना, वरना क्या पता आपको भी गुस्सा आ जाए तो आप भी मुझ पर जोर आजमाइश करेंगे। रजत ने खाने को बीच में छोड़कर कहा, क्या मतलब? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है खुशी? खुशी कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है रजत सिंघानिया, औरतें तो बनी ही इसीलिए हैं ताकि मर्द उसे इस्तेमाल कर सके, उन पर जोर आजमाइश कर सके। औरतें तो किसी जिन्न की तरह ही होती हैं ना, तुम मर्दों के लिए या फिर एक खिलौना। पहले तुम खेलो, फिर तुम्हारा दोस्त खेलेगा, फिर वो किसी और को दे देगा। औरतें अगर अपने दिल की बात कहें तो मर्दों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कठपुतली की तरह उसी के कहे अनुसार चलें। रजत खुशी की बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। तभी उसका फ़ोन बजा। रजत ने फ़ोन पिक किया तो खुशी आगे बढ़ गई। तभी रजत ने फ़ोन पे किसी से कहा, सिंघानिया हाउस आना है और सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाए। ये कहकर रजत ने फ़ोन रख दिया। खुशी ने जब भी सुना तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। वो समझ गई कि रजत कल के प्रोग्राम के लिए घर सजाने की बात कर रहा था। खुशी कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक वो सोचती रही कि कहाँ जाए। तभी उसे याद आया कि रोशनी तो हमेशा ही उसे समझती है, इसीलिए वो रोशनी के कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन तभी नीलम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खुशी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश में थी, लेकिन किस्मत उसे ये मौका शायद कभी देना ही नहीं चाहती थी। खुशी को लगा कि रजत उसे समझ सकता है, लेकिन जब रजत ने सभी ओर से उसके लिए रास्ते बंद कर दिए तो कमरे से बाहर आ गई और रोशनी के कमरे की ओर जाने के लिए बढ़ी ही थी कि नीलम मुस्कुराते चेहरे के साथ उसके सामने आ खड़ी हुई। खुशी इस वक्त उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने नीलम को इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। लेकिन नीलम तो आज पूरे मूड में थी खुशी को ताना देने और मज़े लेने की। नीलम ने खुशी की कलाई पकड़कर उसके सामने आते हुए बोली, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी भतीजी? खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम आगे बोली, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए खुशी। तुम फिर से शादी कर रही हो, वो भी एक और ज़्यादा अमीर लड़के से। तुम अपने ये हुनर रीमा को भी क्यों नहीं बता देती? तुम्हारी बहन है, उसका भी घर बस जाएगा। खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ बोली नहीं। बोली भी क्या, वो नीलम को अच्छी तरह से जानती थी कि नीलम उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ने वाली। उसे परेशान करके
नीलम को जो खुशी मिलती हो वो शायद ही किसी और काम में मिलती होगी। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और बोली, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, आंखें खोलो अपनी। खुशी ने अपनी आंखें खोली तो नीलम खुशी की आंखों में देख कर थोड़ी डर गई। खुशी की कलाई पर से उसने अपने हाथ हटा लिए तो खुशी ने कहा, तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊँ? नीलम कहती है, तू मुझे आँख दिखा रही है? मुझे तो जानती नहीं है मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ ऋषि पर तेरे हुस्न का जादू चढ़ाया है, अभी तो पता नहीं और किस किस से शादी करवाऊँगी तेरी, तो देखती जा। खुशी ने घूरती आंखों से नीलम को देखा। नीलम से कहा, देख ही तो रही हूँ कि इंसान किस हद तक गिरते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। तुम्हें जो करना है तुम करो और मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगी। और हाँ, एक बात और, मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि तेरा जो घटिया रूप मैंने देखा है ना, वो किसी और ने नहीं देखा होगा। लेकिन तू मुझे नहीं जानती। मैं कल तक तेरी इज्जत करती थी, तुम लोगों को अपना कुछ मानती थी, कुछ समझती थी, लेकिन आज से और अभी से मैंने मान लिया कि मेरा कोई अपना इस दुनिया में नहीं है। और जब कोई अकेला होता है ना, तो वो इंसान मर जाता है जिसकी किसी ने वो इंसान वो कर जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। खुशी ये कहकर वहाँ से चली गई। वहीं नीलम हैरान होकर खुद से बोली, ये लड़की इतनी उछल क्यों रही है? कहीं कुछ कहने वाली तो नहीं है? मुझे अभी ऋषि को बताना होगा। नीलम ऋषि के कमरे की ओर बढ़ गई। खुशी रोशनी के कमरे में आई तो देखा कि वो अभी तक सोई नहीं थी। रोशनी उदासी किसी सोच में डूबी थी। खुशी भी उसके पास आकर धीरे से बैठ गई। रोशनी ने जब खुशी को देखा तो हैरान होकर बोली, खुशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए ना। खुशी ने रोशनी को देखे बिना ही कहा, कौन सा कमरा जो अभी मेरा था ही नहीं? एक बार फिर मेरी वो ज़िंदगी शुरू हो गई है जहाँ मुझे रोज़ ताने और दर्द मिला करते थे। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिल रही है मुझे। रोशनी ने खुशी के कंधे पे हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा खुशी, भगवान पे भरोसा रखो। खुशी कहती है, कौन सा भगवान? जिसने मेरे माँ पापा को मुझसे दूर कर दिया, जिसने मुझे कभी भी सुख चैन नहीं दिया। किस भगवान पर भरोसा रखूं मैं, जो है ही नहीं मेरे लिए? मैं उस पर भरोसा रखूं? खुशी ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एक आपका कमरा ही था जिसमें मैं आ सकती थी। अगर आपको भी नहीं पसंद है तो मैं। ये कैसी बात कर रही हो खुशी तुम? मैं हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मेरे पास आने के लिए तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। रोशनी ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा। खुशी रोशनी की गोद में लेट गई और धीरे से बोली, एक आप ही तो है मेरी अपनी, जो मेरी बहन, दोस्त, माँ, परिवार, सब आप ही हैं। रोशनी ने प्यार से खुशी के सिर पे हाथ फेरा तो खुशी ने आंखें बंद कर ली। दिन भर की थकी होने के कारण जल्दी ही नींद में आ गई। नीलम ऋषि के कमरे में आई तो देखा ऋषि अपनी शेरवानी को अपने से लगा लगा कर देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। नीलम ने ऋषि को देखते हुए कहा, ये खुशी कुछ ही पल के लिए है। ऋषि ने नीलम को घूर के देखा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कल शादी है मेरी खुशी से, मेरे प्यार से। नीलम कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हो पाएगी, क्योंकि आज जैसे मैंने खुशी के तेवर देखे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है वो ज़रूर कुछ बड़ा प्लान कर रही होगी। बहुत ही शातिर लड़की है वो। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, अगर वो शातिर है तो मैं उससे भी बड़ा शातिर खिलाड़ी हूँ। रजत सिंघानिया को नहीं जानती है वो, और ना ही तुम जानती हो। जो इंसान और जो चीज़ उसके दिल से उतर जाती है वो उसके साथ ऐसा करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और खुशी भी उसके दिल से उतर गई है। उसकी शादी तो मुझसे करवाएगा ही, साथ ही वो खुशी को और भी ना जाने क्या क्या सज़ा देगा। लेकिन मैं रजत से खुशी की तरफ से माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खुशी को मेरे अलावा कोई और हर्ट करे। नीलम भी संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर अब तुम सो जाओ, क्योंकि अच्छे लुक के लिए नींद भी ज़रूरी है ना। उसके साथ ऐसा करता है कि
सॉरी। ऋषि ने नीलम को देखकर कहा, पॉइंट है बाद में, चलो तुम जाओ, अब मैं सो जाता हूँ। नीलम खुश होकर बाहर आ गई और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अगले दिन घर में बहुत से लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई कुछ तो कोई कुछ कर रहा था। रजत बाहर आकर सब देख रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। ऋषि भी तभी बाहर आया था और अपनी शादी की तैयारी देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी नज़र रजत पर पड़ी तो उसे और ज़्यादा खुशी हुई। उसने मन ही मन कहा, देख रजत सिंघानिया, आज पहली बार तुझसे तेरी सबसे प्यारे इंसान ले रहा हूँ। आज से मैं तेरे से पीछे कभी नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे पास खुशी होगी जिसे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, आज वो मेरी हो जाएगी। ऋषि वापस अपने कमरे में आ गया और रजत दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। दादाजी को सोया हुआ देखकर रजत वापस ही आ गया और डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने किचन में झांक के देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने मन ही मन कहा, ज़रूर रोशनी और खुशी दोनों ही सो रही होंगी। रजत ने रोशनी के कमरे की ओर देखा, जो बंद दिखाई दिया। रजत उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रोशनी ने दरवाज़ा खोल दिया और रजत को एक नज़र देखकर उसे नज़रअंदाज करके बाहर चली गई। रजत ने कमरे में झांक कर देखा तो खुशी सोई हुई थी। खुशी को देखकर रजत के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, बस कुछ घंटे और खुशी, फिर तुम चैन की सांस ले सकोगी। रजत ये सब सोच ही रहा था कि रोशनी एक बर्तन में पानी और एक कपड़ा लेकर अंदर आ गई, तो रजत भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। रजत कहता है, क्या बात है रोशनी? रोशनी ने कपड़े को पानी में भिगोकर उसे निचोड़कर खुशी के माथे पे रखते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, आप जाइए, बहुत से काम होंगे आपको। रोशनी बोले उससे पहले ही रजत ने खुशी की कलाई को पकड़कर उसे चेक करके बोला, खुशी को तो बुखार है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोशनी कुछ नहीं बोली। तो रजत ने डॉक्टर को कॉल किया और जल्दी आने के लिए कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया और उसने खुशी को चेक करके कहा, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, थकान की वजह से इनको फीवर हुआ है, मैं टेबलेट दे देता हूँ, कुछ घंटों में ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर चला गया तो रजत वहीं बैठ गया और खुशी के माथे पे हाथ रख कर बोला, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन ये करना ज़रूरी था खुशी। जब अपने धोखा देते हैं तब शांत रहकर काम बनता है, और इसमें मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा, तुम बस ठीक हो जाओ। रोशनी वहीं खड़ी रजत को हैरानी से देख रही थी, लेकिन रजत ने कुछ नहीं कहा। रोशनी रजत के कहे शब्दों से कुछ समझ गई और वहाँ से खुशी खुशी किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। जब रजत को लगा कि अब खुशी की तबीयत में सुधार है, तो वहाँ से उठा और अपने कमरे में आकर तैयार हो गया। रोशनी उसके लिए नाश्ता लेकर आई तो रजत ने कहा, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक खुशी का और दादाजी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी। आप किसी भी हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। रोशनी ने हामी भरी तो रजत ने कहा, आई होप बिना किसी को नुकसान हुए सब ठीक हो जाए। शाम हो चुकी थी। सिंघानिया मेंशन सज चुका था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। खुशी को तैयार करने के लिए पार्लर से लड़कियां आ गई और ऋषि भी तैयार हो रहा था। रोशनी परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, क्योंकि रजत अभी तक नहीं आया था। रोशनी की आखिरी होप रजत ही था, इसीलिए उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। खुशी एक बार फिर दुल्हन बनकर ठीक उसी प्रकार बैठी थी जैसे वो कुछ समय पहले रजत से शादी होने पे बैठी थी। तब भी उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, ना ही कोई चमक थी और ना ही आज ऐसा कुछ था। उसने ये सब अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था और शांत बैठी थी। ऋषि तैयार होकर बाहर आ चुका था। उसने इधर उधर देखा तो उसे ना तो खुशी ना तो रजत दिखाई दिया, ना ही खुशी। वो खुशी के कमरे में आया और उसे तैयार देखकर वापस बाहर आ गया। उसने मुस्कुराते हुए रजत को फ़ोन किया, लेकिन रजत ने फ़ोन नहीं उठाया। तो
तो ऋषि ने अपने कंधों को उचका कर कहा, रजत के होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। जब मैं खुशी और पंडित जी यहाँ हैं तो और किसी के होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी कोई मेहमान तो है ना यहाँ जो मैं किसी का इंतज़ार करूँ। ऋषि ने पंडित जी को इशारा करके कहा, आइए पंडित, मंत्र शुरू करिए। पंडित जी ने कहा, रजत बाबू ने कहा है कि जब तक वो खुद यहाँ नहीं आ जाते तब तक कोई कुछ नहीं करना है। ऋषि ने झुझला कर कहा, ये क्या मजाक है, वो तो कभी आएगा ही नहीं, तुम मंत्र शुरू करो, मैं दुल्हन को लेकर आता हूँ। ऋषि कुछ कदम चला ही था कि रजत ने अंदर आते हुए कहा, रुको ऋषि, मैं तुम्हारे लिए, मतलब मेरे प्यारे दोस्त के लिए शादी का गिफ्ट लेकर आया हूँ, तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो। ऋषि ने रजत को देखा तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। ऋषि ने हैरान होकर कहा, तू कहना क्या चाहता है, तेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है, या फिर तू ये सब कुछ शादी रोकने के लिए कर रहा है। रजत कहता है, अरे मेरे धोखेबाज दोस्त, अगर शादी रोकनी ही होती तो मैं बेवजह इतनी सारी तैयारियां थोड़ी ना करवाता। देख, सिंघानिया मेंशन पहली बार दुल्हन की तरह सजा है, ऐसी तो मेरी शादी में बिल्कुल नहीं सजा था। ऋषि ने झुझला कर कहा, तू मुझे बातों में क्यों उलझा रहा है। रजत, साफ साफ बोलना, तू कहना क्या चाहता है और तू मुझे धोखेबाज क्यों कह रहा है। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया, तेरी बीवी ने तुझे धोखा दिया है। उसी ने मुझ पर डोरे डाले और फिर मुझे भी उससे प्यार हो गया। रजत चलते चलते ऋषि की ठीक पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, तुझे जैसे दोस्त तो भगवान किसी को ना दे, तुझसे तो दुश्मन भले होते हैं जो सीधे वार करते हैं, लेकिन तू तो पीठ पीछे वार करने वालों में से निकला। मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी ऋषि। ऋषि ने थोड़ा दूर होना चाहा लेकिन रजत ने उसे दूर नहीं होने दिया। तो ऋषि बोला, तू चाहता क्या है। रजत कहता है, तू बता, तू खुद अपनी सच्चाई मुझे बताना चाहता है या मैं बताऊं, क्योंकि अब तेरा खेल ख़त्म और मेरा खेल शुरू हो चुका है। ऋषि कहता है, क्या मतलब, कौन सा खेल यार। रजत कहता है, यार ये शब्द तेरे जैसे नीच इंसान के मुंह से शोभा नहीं देता है। तू वो है जो अपने ही दोस्त का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहता है। तू वो है जो अपने ही दोस्त की कंपनी के शेयर्स खरीदता है, वो धोखे से। ऋषि के चेहरे का रंग बदल गया और वो कमीनेपन से मुस्कुराते हुए बोला, तो तूने पता लगा ही लिया। रजत भी मुस्कुराकर बोला, बुरे काम चाहे कितनी भी सफाई से क्यों ना किए जाएं, एक न एक दिन वो सामने आ ही जाते हैं। और फिर तूने तो मेरे ही घर में रहकर ये सब किया था, पता कैसे नहीं चलता। ऋषि, तो फिर तू शांत क्यों था, मुझे निकाला क्यों नहीं अपने घर से। रजत कहता है, निकालने को तो मैं तुझे अब भी निकालूंगा, लेकिन मुझे ये बता तूने ये सब क्यों किया, आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है तेरी। ऋषि ने रजत को घूरते हुए कहा, दुश्मन तो तू मेरा हमेशा से ही था, बस कभी मौका नहीं मिला। हमेशा तू मुझसे 2 कदम आगे ही रहता था। स्कूल, कॉलेज, घर, गर्लफ्रेंड, सब जगह तू पहले और मैं बाद में आता था। आखिर तुझ में ऐसा क्या है जो सब तेरी ओर खिंचे चले जाते हैं। मैं भी तो सबसे प्यार से बात करता हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। रजत कहता है, दिल से बात करने और बनावटीपन से बात करने में बहुत फ़र्क होता है ऋषि, लेकिन तू ये कभी नहीं समझ सकता है। इसीलिए मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता। चला जा यहाँ से और वापस कभी मत आना। दोस्त जैसे रिश्ते को शर्मसार कर दिया तूने। ऋषि कहता है, मुझे खुशी से शादी करनी है, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, मैं उसे पाकर रहूँगा। रजत ने गुस्से से ऋषि के मुंह पे एक मुक्का जड़ दिया और फिर बोला, ये खुशी के लिए, ऐसी सोच रखने के लिए। रजत ने दूसरा मुक्का लगाकर कहा, ये खुशी को छूने के लिए। फिर रजत ने ऋषि को और मारते हुए कहा, यह खुशी को ब्लैकमेल करके उसे परेशान करने के लिए। तभी पुलिस वहां आ चुकी थी। रजत ने ऋषि को पुलिस की ओर फेंक कर कहा, और ये मेरा भरोसा तोड़ने के लिए। ऋषि ने रजत को घूरते हुए देख कर कहा, अभी तो मैं जा रहा हूँ रजत, लेकिन याद रखना मैं वापस आऊँगा और खुशी को लेकर जाऊँगा। रजत ने फिर से ऋषि का कॉलर पकड़कर कहा, इस बार तो छोड़ दिया क्योंकि तू मेरा दोस्त था, लेकिन अगली बार अगर दिखाई भी दिया तो तू दोस्त नहीं दुश्मन होगा।
और तू अच्छे से जानता है मैं मेरे दुश्मनों के साथ कैसे डील करता हूँ। इसीलिए जब भी आने की सोची बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आना। अब चल निकल यहाँ से। ऋषि ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था जब रजत अपने फेज़ में आता है तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आता है। रजत सिंघानिया एक मामूली सा नाम नहीं है, ये ऋषि बहुत अच्छे से जानता था। इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। ऋषि जैसे ही बाहर आया उसने पुलिस से छूटने के बारे में सोचा ही था कि बाहर ब्लैक सूट में खड़े रजत के आदमियों को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। इधर खुशी अपने कमरे में तैयार बैठी थी। उसे भनक तक नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो एक निर्जीव गुड़िया की तरह बैठी थी। तभी रोशनी आई और उसने खुशी के कंधे पे हाथ रख कर कहा, खुशी चलो। खुशी ने रोशनी की आंखों में देखा तो रोशनी ने गर्दन हिला दी और खुशी को उठने में मदद करने लगी। रोशनी ने मन ही मन कहा, बस थोड़ी देर और फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। भगवान, बस कुछ देर के लिए मेरी खुशी को हिम्मत देना। खुशी बेजान कदमों से बाहर आ गई। बाहर घर के नौकरों के अलावा और कोई नहीं था। मंडप में रजत दूल्हे के कपड़े और सेहरी को बांध के बैठा था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। खुशी ने उसे ऋषि ही समझा तो उसने अपने आसपास देखा। जब रजत नहीं दिखा तो खुशी ने धीरे से कहा, वो कहाँ हैं? रोशनी कहती है, कौन वो? खुशी कहती है, तुम चलो, लेट हो रहा है। रोशनी ने खुशी को मंडप की ओर खींचते हुए कहा। खुशी कुछ कह पाती उससे पहले ही रोशनी उसे मंडप में बिठा चुकी थी। खुशी का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वो उठना चाहती थी कि रजत ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। खुशी हैरानी से रजत को देखने लगी, लेकिन रजत ने उसे अपना चेहरा नहीं दिखाया। खुशी रजत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। कुछ देर बाद पंडित जी ने दोनों को खड़े होने के लिए कहा तो रजत ने खुशी को ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया। पंडित जी ने फेरे शुरू करने के लिए कहा, लेकिन खुशी ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए तो रजत ने उसे गोद में उठा लिया। खुशी अब और ज़्यादा हैरान थी। तभी उसे एक हल्की सी झलक रजत के चेहरे की दिखाई दी तो वो शांत होकर रजत का चेहरा साफ साफ तरीके से देखने की कोशिश करने लगी। जब उसे साफ दिखाई नहीं दिया तो उसने झट से अपने हाथ से रजत के चेहरे पर से सेहरे की आई लड़ियों को हटा दिया। रजत हल्के से मुस्कुरा रहा था, वहीं खुशी की हैरानगी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, वो खुश हुए या फिर गुस्सा करे। तभी पंडित जी बोले, जैसा कि आप दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं तो बाकी की रस्में ज़रूरी नहीं हैं। तभी रजत बोला, नहीं पंडित जी, मैं अपनी पत्नी को आज हक से और दिल से मंगलसूत्र पहनाऊंगा और उसकी मांग भरूंगा। खुशी रजत को देखती ही रह गई। रजत ने उसे नीचे उतारा और वापस उसी जगह पे बिठाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहनाते हुए खुशी के कान में धीरे से बोला, दूसरी शादी मुबारक हो मिस खुशी रजत सिंघानिया। खुशी कुछ नहीं बोली, वो शर्मा गई और मुस्कुराते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। रजत जैसे ही खुशी को मंगलसूत्र पहनाकर सीधा बैठा, वो सामने देखकर हैरान रह गया। रजत के मुंह से निकला, आप यहाँ? खुशी ने भी रजत की आवाज़ सुनकर सामने देखा तो वो भी हैरान रह गई। रजत और खुशी की फिर से शादी हो चुकी थी, लेकिन तभी रजत और खुशी ने अपने सामने किसी को देखकर हैरान होकर कहा, आप यहाँ? सामने राजवीर सिंघानिया व्हील चेयर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। रजत उठते हुए बोला, दादाजी को यहाँ कौन लेकर आया? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो इनको परेशान किया? अरे रुको बरखुरदार, किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हारे नियमों के खिलाफ जाए? दादाजी ने रजत को रोकते हुए कहा। रजत हैरानी से बोला, दादाजी आप बोल सकते हैं। रजत ने खुशी को देखते हुए कहा, खुशी देखो दादाजी बोल रहे हैं। खुशी भी मुस्कुरा रही थी तो रजत ने कहा, क्या तुम्हें पता था कि दादाजी बोल सकते हैं? खुशी ने हामी भरी तो रजत ने घूरते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? खुशी ने भी रजत को घूरते हुए कहा, आपने भी तो नहीं बताया कि आप ऋषि की सच्चाई जानते थे, मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे ना? रजत ने खुशी को घूर कर देखा, फिर बोला, मेरी तो मजबूरी थी। अगर मैं तुम्हें बता देता तो ऋषि तुम्हारे एक्सप्रेशन से समझ जाता
और फिर वो कुछ और कहता, इसीलिए मुझे तुम्हें ही खतरे में डालना पड़ा। लेकिन यकीन मानो, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मैंने एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया था। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मैं भी मजबूर थी। दादाजी ने मना किया था मुझे आपको बताने के लिए। रजत ने दादाजी की ओर देखकर कहा, दादू आपने भी पार्टी बदल ली। आप खुशी की साइड थे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और मैंने खुशी को तुम्हें बताने के लिए इसीलिए मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। और आज जब मौका मिला और हमारे घर में खुशियाँ आईं तो मैंने सोचा कि इन खुशियों को और बढ़ा दिया जाए। रजत और खुशी दोनों के साथ उठे रजत और खुशी दोनों एक साथ उठे और दादाजी के चरण स्पर्श किए। दादाजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। खुशी की आंखें दादाजी को देखकर चमक रही थी। आज काफ़ी दिनों बाद उसके चेहरे पे चमक और दिल में खुशी थी। इसीलिए खुशी बिना कुछ सोचे समझे दादाजी के गले लग गई। रजत हैरानी से उन्हें देखने लगा। वहीं दादाजी ने खुशी के सिर पे हाथ रखकर कहा, अब कुछ गलत नहीं होगा बेटा। अब तुम दोनों खुशी खुशी अपने गृहस्थ जीवन को संवारने की कोशिश करना। खुशी हटने ही वाली थी कि रजत ने झट से उसे अपनी बाहों में लपेट कर फिर दादाजी के गले लगकर बोला, चलो फिर एक फैमिली हग हो जाए। रजत की बात सुनकर दादाजी और खुशी दोनों मुस्कुरा दिए। डाइनिंग टेबल के पास बैठे रजत, खुशी और दादाजी तीनों ही खाने का इंतज़ार कर रहे थे। रोशनी किचन में लगी थी तो खुशी ने कहा, मैं भी उनकी मदद कर देती हूँ। खुशी जाने के लिए उठी ही थी कि रजत ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठाते हुए कहा, खुशी तुम रुको, मैं जाता हूँ। खुशी हैरानी से बोली, आप किचन में जाकर खाना बनाएंगे? रजत मुस्कुरा दिया लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने मन ही मन खुशी को देखते हुए कहा, जब तुम मुझे आप बुलाती हो तो कसम से खुशी बहुत खूबसूरत लगती हो। रजत ये सोचते हुए किचन की ओर चला गया तो खुशी भी उठी और बोली, दादाजी आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं अभी आती हूँ। दादाजी ने हामी भरी तो खुशी चली गई। दादाजी अपने ही घर को निहारने लगी। कितने सालों बाद आज वो अपने कमरे से बाहर आए थे और अपना घर जो उन्होंने अपने खून पसीने और प्यार से बनाया था उसको देखने में और पिछली यादों में चले गए। कुछ देर बाद रजत बाहर आया। जब उसे खुशी दिखाई नहीं दी तो उसने दादाजी को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा कर एक ओर देख रहे थे। रजत ने मजाकिया अंदाज में कहा, दादी जी की याद तो नहीं आ रही है ना आपको? रजत के बोलने से दादाजी अपनी यादों से बाहर आए और बोले, अब याद तो याद होती है, आती तो है ही। झूठ भी तो नहीं कहा जा सकता ना कि याद नहीं आ रही है। दादाजी ने एक दिशा में देखते हुए कहा। वो जगह देख रहे थे वो रजत, वहाँ पहले हमने हमारी शादी की फ़ोटो लगाई हुई थी। ठीक उसी के सामने एक दिन हम दोनों का झगड़ा हुआ था और पता है तुम्हारी दादी ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया था। दादाजी के कहते ही रजत की आंखें खुली की खुली रह गई। वहीं खुशी भी बाहर आ चुकी थी तो उसने भी जब ये सुना तो उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। दादा भाई आगे बोली, और फिर पता है क्या हुआ? तुम्हारी दादी ने उस फ़ोटो को वहाँ से हटाकर इतनी ज़ोर से गिराया कि फ़ोटो के ऊपर जो कांच लगा था वो चूर चूर हो गया था। और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो इतना रोई कि खुद को बीमार कर लिया। खुशी दादाजी के पास आते हुए कहा, ज़रूर आपने ऐसा कुछ किया होगा कि दादी जी को गुस्सा आया होगा जिससे उन्होंने अपनी प्यारी चीज़ को ही तोड़ दिया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी बेटा, हम बिजनेसमैन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता ही है कि हमें कभी कभार फैसले लेने पड़ जाते हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन हमें अपने दुश्मनों को हराने के लिए ऐसा करना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ था जो उस वक्त हुआ था। खुशी आगे कुछ नहीं बोली। वो किचन की ओर जाने लगी। तभी रजत ने उसका हाथ पकड़ कर बैठाते हुए कहा, आज खाना मैं परोसूंगा। खुशी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। एक साथ इतनी ज़्यादा खुशियाँ उससे मिल रही थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन खुशी की ज़िंदगी में खुशियाँ इतनी आसानी से आती नहीं, और अगर आती हैं तो बड़ी जल्दी चली भी जाती हैं। यही सोचकर खुशी ज़्यादा खुश नहीं हुई और खाना खाने बैठ गई। रजत ने खुशी और दादाजी को खाना खिलाया और फिर खुद ने खाया और दादाजी को सुलाकर अपने कमरे में आ गया। रजत ने
रजत के आने से पहले ही खुशी सो चुकी थी, इसीलिए रजत ने उसे जगाया नहीं और ख़ुद भी सो गया। आज खुशी के लिए अपनी नई ज़िंदगी का पहला दिन था, जिसमें उसके चेहरे पे चमक और खुशी थी। सुबह जब खुशी उठी तो उसने अपने बगल में रजत को सोया हुआ पाया, जिससे खुशी हल्की सी मुस्कान के साथ बाथरूम की ओर बढ़ गई। काफ़ी दिनों की भाग दौड़ के कारण रजत भी थका हुआ था और रात में भी लेट सोने से वो सुबह लेट तक ही सोया रहा। खुशी तैयार होकर किचन में आ गई, जहाँ रोशनी भी सबके लिए नाश्ता बना रही थी और नीलम भी वहीं कुछ करने में लगी थी। खुशी को देखकर रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, खुशी देखो ना, बुराई पे अच्छाई की जीत हो ही गई। रोशनी ने एक बार खुशी को और फिर नीलम को देखा तो नीलम ने रोशनी को घूर कर देखा। तभी रीमा वहाँ आते हुए बोली, मम्मा मुझे नाश्ता दो, भूख लगी है। खुशी यहाँ साड़ी पहन कर आई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिससे रीमा उसे देखकर चिढ़ने लगी। अरे वाह, लगता है गरीबों के घर बरकत हुई है। खुशी ने रीमा को कुछ नहीं कहा। वो नीलम की ओर बढ़ गई और नीलम के ठीक सामने आकर बोली, चाची जी आपको नहीं लगता अब रीमा की भी शादी कर देनी चाहिए? बच्ची तो नहीं रही ना अब वो। नीलम ने खुशी को घूरते हुए ही कहा, वो मेरी बेटी है। नीलम ने मेरी शब्द पे जोर देते हुए कहा, फिर आगे बोली, मैं चाहे उसकी शादी करूं या फिर उसे अपने पास ही रखूं, तुम कौन होती हो ये सब कहने वाली। दोस्तों बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हो सकता है आप लोगों को रिकॉर्डिंग में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। खुशी ने अपने दोनों हाथों को बांध कर कहा, मैं कोई नहीं हूँ आपकी, इसीलिए कह रही हूँ मेरे पति का घर मतलब मेरा घर, और मेरे घर में फालतू के लोगों के लिए जगह नहीं है। इसीलिए आप रीमा के लिए लड़का ढूंढ लीजिए, और अगर आपसे ये नहीं होता तो मुझे कह दीजिए, मैं रजत से कह दूँगी, वो ढूंढ देंगे। नीलम कहती है, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है खुशी, अभी तेरी शादी ही हुई है, इतनी जल्दी रजत को अपना समझने की भूल मत कर। मर्द को बदलने में देर नहीं लगती, इसीलिए जो भी बोल सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। खुशी कहती है, मैं किसे क्या समझती हूँ या फिर मुझे क्या लगता है, या आप मुझ पर ही रहने दीजिए। आपको जो कहा है वो करिए, 1 महीने का वक्त है, इसके लिए लड़का ढूंढ कर शादी करा दीजिए। खुशी ये कहकर अपने काम में लग गई। रीमा और नीलम दोनों उसे घूरती रह गई। वहीं रोशनी के चेहरे पे दबी सी मुस्कान आ गई। रजत की आंखें खुली, उसने खुशी को नहीं पाया तो वो झट से उठकर बाहर गया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। कमरे में प्यारी प्यारी खुशबू से उसका दिल खुश हो गया, जो शायद खुशी ही कुछ ताज़ा फूलों से करके गई थी। रजत उठा और तैयार होकर बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, उसने सामने खुशी को देखा तो वो देखता ही रह गया। आज खुशी ने लाल साड़ी जो पहनी थी, खुशी दादाजी को नाश्ता करवा रही थी, जिससे रजत को खुशी पर और ज़्यादा प्यार आ गया। वो भी खुशी और दादाजी की ओर बढ़ गया। रोशनी ने रजत के लिए नाश्ता लगा दिया था, लेकिन रजत नाश्ते की ओर जाने के बजाय दादाजी के पैर छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग दादू। दादाजी मुस्कुरा दिए तो रजत ने खुशी की ओर देखा और उसके कान के पास झुकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, लुकिंग प्रिटी। खुशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जिससे उसके हाथ में पकड़ी प्लेट भी डगमगाने लगी। लेकिन तभी रजत ने खुशी के हाथ पर ही अपना हाथ रखकर प्लेट को पकड़ लिया। अब खुशी की नज़र रजत के हाथ पर ही ठहर गई। खुशी ने ये कभी नहीं सोचा था कि रजत सबके सामने कभी ऐसा भी कर सकता है। दादाजी चुपचाप ये सब देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाहर ऐसे जाहिर कर रहे थे मानो उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। खुशी ने हड़बड़ा कर कहा, मैं दादाजी के लिए पानी लेकर आती हूँ। खुशी ने प्लेट को रजत के हाथ में थमा दी और वहाँ से सीधे किचन में चली गई। रजत खुशी को देखता ही रह गया। उसने अपने कंधे उचकाए और नाश्ते की ओर बढ़ गया। तभी दादाजी बोल पड़े, हेलो साहबजादी, हमारे होने का एहसास तो है ना आपको, कहीं भी शुरू हो जाते हो। रजत ने हैरानी से दादाजी को देखते हुए कहा, मैंने क्या किया दादाजी? दादाजी ने रजत को घूरते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले जो किया वो क्या था? रजत फिर हैरान होकर बोला, क्या किया? वो खुशी को गुड मॉर्निंग बोला, वो अच्छी लग रही थी तो तारीफ़ की, और फिर जब उसका हाथ कांपने लगा तो उसकी हेल्प की। अब इसमें मैंने क्या गलत किया जो आप मुझे ऐसी टोन में बात कर रहे हैं? दादाजी का माथा ठनक गया। उन्होंने रजत को आंखों से ही डांटते हुए कहा, कब अकल आएगी तुझे? या फिर क्या तुझे खुशी से प्यार नहीं है तो उसकी फीलिंग क्यों समझता भी है या नहीं?
रजत ने लंबी सांस लेकर और नाश्ते की ओर जाते हुए कहा, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है। ऋषि ने जो गड़बड़ी करी थी उसमें काम अभी बाकी है। रजत नाश्ता करने लगा तो दादाजी फिर बोले, वैसे तूने ये सब पता कैसे किया कि ऋषि ने ही ये सब किया है। खुशी भी अब नॉर्मल होकर बाहर आ गई थी। तभी रजत ने कहा, मुझे पहले ऋषि पर एकमात्र भी शक नहीं था, लेकिन जब मैंने खुशी को उस होटल में देखा तब मुझे शक हुआ, और तभी वो शक यकीन में भी बदल गया था, क्योंकि मैं उसे भी अच्छी तरह से जानता था और खुशी को भी। इसीलिए मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चला आया, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। मैं तभी समझ गया था कि हो ना हो कंपनी में भी उसी ने कुछ किया है, और बस तब से ही मैंने अपने आदमियों को लगा दिया। उसने घर और ऑफिस दोनों जगह डिवाइस लगाई हुई थी, जिससे वहाँ हो रही सब बातों को वो सुन सकता था। इसीलिए मुझे उसी को हर्ट करना पड़ा। रजत ने ये बताते हुए जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और वहाँ से उठकर हाथ धोकर जाते हुए बोला, खुशी मुझे शाम को लेट हो सकता है, तुम खाना खाकर सो जाना। रजत खुशी का जवाब सुने बिना ही चला गया। तो खुशी ने मुँह लटकाते हुए दादाजी की ओर देखा तो दादाजी ने पलकों को झपकाकर खुशी को शांत रहने के लिए कहा, जिससे खुशी ने लटका हुआ मुंह भी मुस्कुरा दिया। आज पूरा दिन खुशी ने दादाजी के साथ बिताया और रात को उन्हें खाना खिलाया और दवा देकर सुला दिया। खुशी ने दादाजी के कमरे की लाइट बंद की और बाहर आ गई। रात के 10 बजे थी। हालांकि रजत ने खुशी को उसका इंतज़ार करने के लिए मना किया था, लेकिन खुशी चाहती थी कि वो उसका इंतज़ार करे। इसीलिए वो अपने कमरे में आई और एक बुक लेकर बाहर सोफे पे बैठ के पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते 2 बज गए और खुशी को पता भी नहीं चला कि अब उसे नींद आ गई है। जब खुशी की आंखें खुली तो सुबह के 5 बजे थे। खुशी ने आसपास देखा तो उसे याद आया कि वो रजत का इंतज़ार करते हुए सोई थी। लेकिन क्या रजत अभी तक घर नहीं आया है, ये पता करने के लिए खुशी अपने कमरे की ओर आई तो वहाँ रजत को ना पाकर खुशी उदास हो गई और बाहर ही सोफे पर बैठ गई। नीलम, जो शायद इसी मौके की तलाश में थी, वो उबासी लेते हुए आई और खुशी का मजाक बनाते हुए बोली, क्या हुआ खुशी, तुम्हारा पति पूरी रात घर नहीं आया क्या? कितने दुख की बात है ना। पति सारी रात बाहर रहता है और तुम यहाँ उसके लिए भूखी बैठी हो। बेचारी खुशी। नीलम खुशी का जवाब सुनने के लिए कुछ देर वहाँ रुकी, लेकिन जब खुशी ने कुछ नहीं बोला तो नीलम फिर से उबासी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। नीलम के जाते ही खुशी की आंखों से आंसू फूट पड़े और वो बिना आवाज़ किए वहाँ बैठकर रोती रही। फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। खुशी जैसे ही अपने कमरे के अंदर गई, ठीक उसी वक्त रजत ने घर में कदम रखा। रजत सीधा अपने कमरे में आया तो उसे खुशी दिखाई नहीं दी। रजत ने बेड को गौर से देखा तो उसे समझ आया कि खुशी सारी रात सोई नहीं थी, क्योंकि बेड पर कोई भी सलवटें नहीं थी। इसीलिए रजत ने ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि खुशी उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अब रजत उसका चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि वो खुशी के चेहरे से समझ जाता था। इसीलिए उसने कमरे में नज़र दौड़ाई तो बाथरूम से आवाज़ आने से पता चला कि खुशी अभी बाथरूम में है। इसीलिए रजत ने अपने हाथ कपड़े निकाले और आराम करने के लिए लेट गया। खुशी जब बाहर आई तब तक रजत सो चुका था। खुशी ने एक नज़र रजत को देखा, वो मुस्कुरा दी और कमरे की लाइट बंद करके और रजत को ब्लैंकेट उड़ाकर बाहर जाने के लिए बढ़ी ही थी कि रजत ने उसकी कलाई पकड़ ली और आंखों को बंद किए हुए ही बोला, मैंने कहा था ना, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा। खुशी ने रजत पर गहरी नज़र डालकर कहा, आपसे किसने कहा कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी? मैं तो बस अभी उठी ही थी, आप आए तब। मुझे तो बहुत अच्छी और गहरी नींद आई। आप आओ या ना आओ, इससे मुझे क्या। रजत ने खुशी की कलाई को अपनी ओर खींच लिया, जिससे खुशी रजत के सीने पे आ गिरी। खुशी के गीले बालों से आती खुशबू रजत को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। रजत ने खुशी के चेहरे को अपने चेहरे के ठीक पास करके कहा, ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए मैं। रजत अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही खुशी ने रजत के होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं? रजत ने अपना दूसरा हाथ खुशी की कमर के आसपास लपेट कर कहा, क्योंकि तुम अब मेरी मालकिन हो और मालकिन को तो हर बात बताई जाती है और मालकिन को तो हर बात की सफाई चाहिए होती है ना। खुशी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी और रजत पर से उठते हुए बोली,
आप पहले नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। खाना खाकर फिर आराम से सो जाइएगा, अच्छी नींद आएगी आपको। खुशी ये कहते कहते उठ चुकी थी तो रजत ने अलसाए हुए कहा, नहीं, मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं है। खुशी ने रजत की बाजू को पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अभी जाकर सावर लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। रजत बेमन से उठा और बाथरूम की ओर बढ़ गया तो खुशी भी बाहर आ गई। कुछ देर बाद जब रजत बाहर आया तो खुशी उसे कमरे में दिखाई नहीं दी। रजत ने कपड़े पहने और खुद भी बाहर आ गया। सुबह हो चुकी थी लेकिन अभी हल्का सा अंधेरा बाकी था, जो बहुत खूबसूरत था। रजत जैसे ही किचन की ओर बढ़ा कि खुशी उसे किचन से बाहर आती हुई दिखाई दी। खुशी के हाथ में प्लेट थी। रजत ने खुशी के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान देखी तो देखता ही रह गया। तब तक खुशी उसके करीब आकर बोली, ये लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और दही। रजत ने जब प्लेट में आलू का पराठा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराकर बोला, खुशी, तुम्हें कैसे पता कि ये सब मुझे पसंद है? खुशी के चेहरे पे हल्की सी उदासी आ गई और वो उदास होकर बोली, मुझे तो नहीं पता था कि आपको ये पसंद है, मैंने तो बस ऐसे ही बना दिए। रजत ने खुशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने खुशी के हाथ से प्लेट ली और दूसरे हाथ से खुशी की कलाई पकड़कर कहा, चलो। रजत ने खुशी को हल्का सा खींचते हुए चलने को कहा, लेकिन खुशी ने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं नहीं चलना, आपको ये खाना ही पड़ेगा, और वो भी अभी। रजत हल्के से मुस्कुराकर बोला, खाऊंगा मेरी जान, लेकिन तुम चलो तो सही मेरे साथ। खुशी ने बच्चों की तरह मुँह फुलाया, लेकिन तब तक रजत उसे खींच कर ले जाने लगा तो खुशी रजत के साथ साथ चलते हुए बोली, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? रजत ने कुछ नहीं कहा। वो खुशी को सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा तो खुशी ने फिर से अपना हाथ खींचकर कहा, लेकिन हम। खुशी के कुछ बोलने से पहले ही रजत ने खुशी के मुंह पे उंगली रखकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कितना बोलती हो तुम, धीरे बोलो ना, कोई जाग जाएगा तो। खुशी हैरानी से रजत को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि आज रजत सिंघानिया को क्या हो गया है। हमेशा खड़ूस और गुस्से में रहने वाला इंसान आज ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। खुशी जब ये सोच रही थी तब तक रजत उसे छत पे ले आया था। जब खुशी अपनी सोचने की दुनिया से बाहर आई तो रजत ने बड़े ही प्यार से और शायराना अंदाज में कहा, एक खूबसूरत सी सुबह मेरी जान के नाम। सुबह का वो खुशनुमा सा नज़ारा खुशी को बहुत सुकून देने वाला था। काफ़ी दिनों से खुशी ने बाहरी वातावरण की सुबह देखी ही नहीं थी। आज उसे यहाँ सच में सुकून का अनुभव हो रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र रजत पर गई, जो कभी पराठे को तो कभी आसपास देख रहा था। खुशी समझ गई कि रजत क्या करना चाह रहा है, इसीलिए खुशी ने रजत के हाथ से प्लेट ली और छत की मुंडेर पर ले जाकर रख दी और ख़ुद उसके सामने बैठकर रजत को अपने सामने बैठने का इशारा किया। रजत भी मुस्कुराकर उसके सामने आकर बैठ गया। तभी खुशी ने कहा, मुझे लगता है दादाजी ने छत की मुंडेर जानबूझकर ऐसी बनवाई है ताकि इस पर बैठकर सुबह का नाश्ता और सामने का नज़ारे का आनंद लिया जा सके। रजत ने पराठा खाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये घर दादाजी ने बनवाया है? खुशी ने सामने देखते देखते कहा, दादाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। रजत कहता है, सब कुछ? मतलब कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता? खुशी ने रजत पर गहन दृष्टि डाली, फिर बोली, बहुत कुछ है जो आप नहीं जानती। रजत कहता है, अच्छा, मतलब दादाजी ने मुझे कुछ नहीं बताया, सब तुम्हें ही बता दिया? खुशी ने मुँह पिचकाते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे बता दिया। रजत कहता है, जैसे? तुम्हें क्या क्या बताया दादाजी ने? जैसे? खुशी ने कुछ सोचते हुए कहा, जैसे उन्होंने कहा, जब इंसान थका हुआ होता है और रात में सोया भी ना हो, उसे आराम करना चाहिए। ऐसे ही किसी के साथ बैठकर गप्पी नहीं मारनी चाहिए। रजत ने पराठे का एक बाइट मुंह में लिया और अपने इधर उधर देखने लगा। खुशी ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ खो गया क्या? रजत कहता है, नहीं, मैं तो ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं गप्पे मार रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? खुशी ने मुंह फुलाकर कहा, आप भी ना, मैं ही तो हूँ वो। रजत ने प्यार से खुशी को देखते हुए कहा,
तुम ऐसी ही कोई नहीं हो, समझी? पत्नी हो मेरी, और मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो फिर मैं चला जाता हूँ। रजत उठने लगा तो खुशी ने उसकी बाजू को पकड़ कर कहा, नहीं, वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि कहीं आप थके हुए हों तो कहीं मेरा मतलब। खुशी को हकलाता देख रजत खुद ही बोल पड़ा, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ, सच में। खुशी हल्की सी मुस्कुरा दी। सुबह की हल्की धूप निकलने लगी थी। रजत और खुशी दोनों अब बिना कुछ बोले एक दूसरे के साथ बैठे थे। बातें तो बहुत ही दोनों के पास, लेकिन अभी सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठने का एहसास ही काफ़ी था, इसीलिए दोनों ही खामोश थे। कुछ देर बाद खुशी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, दादाजी उठ गए होंगे, उनके लिए नाश्ता भी बनाना है और फिर खिलाना भी है। रजत ने कहकर आगे कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। खुशी ने 2-4 कदम ही रखे थे कि रजत बोल पड़ा, खुशी। खुशी रुक कर पीछे मुड़ी तो रजत ने आगे कहा, क्या तुम सारी रात मेरा इंतज़ार कर रही थी? खुशी के मासूम से चेहरे पर और ज़्यादा मासूमियत आ गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। तभी रजत ने अपनी पलकों को बंद कर लंबी सांस ली तो खुशी वहाँ से चली गई। रजत ने आंखें खोली और आसमान की ओर देखकर कहा, क्या खुशी भी मुझसे प्यार करने लगी है या फिर ये मेरा वहम है? दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कहानी एंडिंग की तरफ है, प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू कहानी को सुनिएगा। चलिए, और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो याद से कर देना, नहीं तो आप लोगों से कहानी छूट जाया करेगी।